मेरा नाम आरटी शर्मा है और मेरी उम्र 27 साल है। मेरा जन्म एक मौजज़ ब्राह्मण ख़ानदान में हुआ। आज से 11 साल पहले मेरी शादी संजय त्यागी से हुई थी। उस वक्त वो मुझसे 10-12 साल बड़े थे, लेकिन उनकी शख्सियत में ऐसी शान थी कि उम्र का फ़र्क महसूस नहीं होता था। मैं शक्ल सूरत में आम से बेहतर थी, जबकि संजय मुझसे कहीं ज़्यादा परकोशिश और ताकतवर मर्द थे। और उनकी उम्र मुझसे ज़्यादा लगती थी, लेकिन उनका असर अंगेज़ अंदाज उन पर बहुत जचता था। संजय एक सरकारी अफसर हैं और उनकी पोस्टिंग हमेशा से दिल्ली में रही। हमारे घर में 3 छोटे फरिश्ते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का मरकज़ हैं। शादी के 2 साल बाद जब मैं पहली बार माँ बनी तो पूरे ख़ानदान में खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी की कीमत मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की तन्हाई से चुकानी पड़ी। संजय मुझसे हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलने आते थे और ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए और फिर वो मेरे करीब आने से भी कतराते लगे। आखिर 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बच्चे की पैदाइश के 1.5 महीने बाद संजय फिर से मेरे साथ रहने लगे, लेकिन उनकी तरफ से वो गर्मजोशी और अपनायत गायब हो चुकी थी। मैं इस कमी को बहुत सियत महसूस करती थी, मगर कांट सल्ले रखती थी। वक्त का पहिया चलता रहा और हमारे घर में 2 और बच्चों का आमद हुआ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, हमारे दरमियान फासले बढ़ते गए और मैं घर में घटन और बेचैनी महसूस करने लगी। हमारी शादी को 9 साल हो गए थे, मगर वो मुझे अकेला छोड़कर अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे। इस तन्हाई और उनकी बेरुखी ने मुझे ज़हनी तनाव में डाल दिया। मैं अंदर ही अंदर घटती जा रही थी। एक शाम संजय घर आए तो बहुत परेशान थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका तबादला मुंबई हो गया है। ये सुनकर मेरी फिक्र और बढ़ गई कि पहले तो वो महीने में एक बार ही सही मेरे साथ होते थे और उनका साथ ही मुझे सुकून देता था। अब जब वो मुंबई चले जाएंगे तो मेरी तन्हाई और भी गहरी हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद वो हम सबको छोड़कर मुंबई चले गए, मगर अगले ही महीने वो फिर दिल्ली आए और मुझे बच्चों समेत मुंबई ले आए। यहाँ उन्होंने एक अच्छा सा फ्लैट किराए पर लिया और बच्चों को एक बेहतरीन सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। एक दिन संजय ने कहा, आरटी आज तैयार रहना, हमें शाम को मेरे एक साथी की शादी में जाना है। ये मेरे लिए हैरत की बात थी, क्योंकि इससे पहले मैं ख़ानदान के लोगों के अलावा किसी भी गैर रस्मी तकरीब में नहीं गई थी। मैंने खामोशी से उनकी बात मान ली और तैयार हो गई। हम बच्चों को घर पर ही छोड़कर ऑटो रिक्शे से वर्ली के एक खूबसूरत होटल में पहुंचे। हॉल में औरतें और मर्द एक साथ बैठे थे। हॉल के दरवाजे पर संजय ने अपने दोस्त और उनके खानदान से मेरा तारीफ करवाया और हम एक अलग मेज़ पर बैठ गए। खाना खाते हुए एक शख्स अचानक बगैर इजाज़त हमारी मेज़ पर आकर बैठ गया। इसकी ये बेतकल्फ़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो शख्स आते ही संजय से बड़े दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगा। मैंने खाना छोड़ दिया और अपने चेहरे को साड़ी के पुलू से ढांप लिया। बातों बातों में नंजे ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, आरटी, ये मेरे बास शेखर देसाई हैं, शेखर देसाई हैं। संजय जी, ये तो छोटी सी बात को मैं उनका बास नहीं हूं। ये तो छोटी सी बात को पहाड़ बना देते हैं। वो शख्स अब भी मुझे गौर से देख रहा था। मैं अब भी नजरें झुकाए खामोश बैठी थी। इसके बाद वो शख्स संजय से बातें करता रहा और 10-15 मिनट बाद उठकर चला गया। आखिरकार तकरीब ख़त्म हुई और हम मेज़बानों से इजाज़त लेकर बाहर निकल आए और सड़क पर रक्शे का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर में एक कार हमारे पास आकर रकी। इसमें शिखर ही बैठे थे। संजय ने कहा, सर, हमें चैम्बूर की तरफ जाना है। इस शख्स ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, इस शख्स ने आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। संजय ने पहले तो इनकार करते हुए कहा, नहीं सर, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम रक्शे से चले जाएंगे। मगर इस शख्स ने कहा, तकलीफ कैसी? मैं भी
इसी तरफ जा रहा हूं। संजय ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं हिचकचाते हुए गाड़ी में बैठ गई और संजय अगली सीट पर बैठ गए। रास्ते में संजय और शिखर दोनों बातों में मसरूफ रहे, जबकि मैं उनकी बातों से बेपरवाह बाहर का नज़ारा देख रही थी। चैम्बूर पहुंचकर इस शख्स ने हमें उतार दिया और जाते हुए संजय जी से कहने लगा, संजय जी कभी भाभी को लेकर हमारे घर भी आइए। संजय ने कहा, ठीक है, मगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, इसी गली में हमारा घर है, चाय पीकर जाइए। मगर वो उनकी बात इनसनी करके चला गया। घर आकर मैंने संजय से कहा, क्या ज़रूरत थी मुझे इस तकरीब में ले जाने की, और फिर अब एक अजनबी के साथ गाड़ी में बैठा दिया। संजय ने कहा, वो अजनबी नहीं था, वो मेरा बास था। इस तकरीब में सब लोग अपने ख़ानदान के साथ आने को कहा था। मैं और मेरे दोस्त ने मुझे भी ख़ानदान के साथ आने को कहा था। मैं अकेला जाता तो सब मुझसे नाराज़ होते। कुछ दिन गुजरे, एक रात संजय देर से घर आए तो उनके साथ शेखर नामी शख्स भी था। संजय उनके साथ बैठक में बैठ गए और मुझे चाय लाने को कहा। मैंने चाय तैयार की और बैठक के अंदरूनी दरवाजे से संजय को आवाज़ दी कि चाय ले लीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अंदर ही ले आओ। मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं कभी भी किसी मेहमान की मौजूदगी में बैठक में नहीं गई थी। खैर, मैं उनके हुक्म पर अपना दोपटा संभाल कर चाय अंदर ले गया था। मैं चाय रखकर फ़ौरन ही वापस आ गई। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। 10-15 मिनट बाद संजय मेहमान को रुखसत करके कमरे में आ गए। मैंने उनसे झुंझला कर पूछा, आपने मुझे क्यों अंदर बुलाया था? वो कहने लगे, ये मुंबई है और अगर यहाँ हमें रहना है तो सब लोगों की तरह ही रहना पड़ेगा, वरना सब लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। और हाँ, सब लोग हमसे मिलना की दावत दे गए हैं। और हाँ, शिखर साहब मुझे अपने घर खाने की दावत दे गए हैं। बताओ किस दिन चलें? मैंने कहा कि अगले अतवार को चलेंगे, लेकिन संजय ने खुद ही कहा, और तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैं खामोश रही। अतवार के दिन संजय ने सुबह कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें दोपहर का खाना शिखर साहब के यहाँ खाना है। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, मुझे कुछ नहीं सुन, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बेदिल से कपड़े बदलकर उनके साथ चल दी। हम रक्शे लेकर शिखर साहब के घर चले गए। वहां पहुंचे तो एक नौकर ने दरवाज़ा खोला और हमें एक कमरे में बैठाकर बताया कि शिखर साहब अभी घर पर नहीं हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद शिखर साहब भी घर आ गए और हमारे पास आकर बैठ गए। मैं ये बात नोट कर रही थी कि शिखर बार बार मेरी तरफ देखता और मुझे घूरता था। मैं खामोशी से बैठी रही। बातों में शेखर ने कहा, भाभी लगता है आप यहाँ आरामदेह महसूस नहीं कर रही हैं। मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो कहने लगे फिर आप अभी तक क्यों खामोश हैं? मेरे घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मुझे ही आपको साथ देना पड़ेगा, आप उसे अपना ही घर समझिए। अच्छा, आप बताइए मुंबई आकर कैसा लग रहा है? आप उसे अपना ही गाल दिया, मैंने बोला, लेकिन अब काफ़ी हद तक आदत हो गई है। इस बार मेरी बजाय संजय ने जवाब दिया, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मजबूरी है, वरना मेरा बस चले तो 1 मिनट भी मुंबई में न ठहरूं। अब फिर शेखर ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, भाभी क्या संजय आपको घूमने फिरने भी लेकर गए हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने खुद ही कभी उनसे नहीं कहा, और वैसे भी मेरी आदत ही ऐसी है कि कम ही घर से निकलती हूँ। शिखर मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें मुझे अब भी मेरे अंदर झांकती हुई महसूस होती थीं। वो बोला, लेकिन भाभी ये मुंबई है, यहाँ के माहौल में ढलने के लिए यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं फिर खामोश हो गई। खाने के बाद हम फिर
उसी कमरे में आ बैठे जहां आकर संजय ने शिखर से कहा कि कभी हमारे घर भी आइए खाना खाने। उसने कहा ठीक है, किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे। शिखर मुझे बार बार घूर रहा था। बातों बातों में शाम हो गई। अब संजय ने शिखर से इजाजत ली तो शिखर अंदर से 2 पैकेट उठा कर लाए और मुझे थमा दिया और कहा कि भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। आज पहली बार मेरे घर आई हैं। संजय ने पैकेट संजय के हाथ में दे दिया। संजय ने पकड़ते हुए कहा, सर उसकी क्या जरूरत थी? शिखर बोला, नहीं यार, आप लोग पहली बार मेरे घर आए हो, फिर मालूम नहीं जिंदगी कहाँ ले जाए। इसके बाद शिखर हमको घर तक छोड़ने आया और घर के दरवाजे तक छोड़कर खुद चला गया। घर आकर मैंने संजय से कहा, मैं आगे कभी किसी के घर नहीं जाऊंगी। आपने देखा आपका बास मुझे किस तरह घूर रहा था। लेकिन संजय ने कहा, शेखर ऐसा आदमी नहीं है। बहुत अच्छा है, दफ्तर में मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं इसका मातहत हूं और तुमको बेवजह ही ऐसा लग रहा है। इसके बाद ने तीनों पैकेट खुद ही खोल दिए। 2 पैकेट्स में हम दोनों के लिए नए सूट थे, जबकि एक में मेरे लिए जेवरात थे। वो काफी महंगे मालूम होते थे। संजय ने कपड़ों और जेवरात की तारीफ करना शुरू कर दी और मुझसे कहा कि किसी दिन शिखर साहब को अपने घर खाने पर मदऊ करो। मैंने कहा, जिस दिन मर्जी कर लें, मगर मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। संजय ने जवाब दिया, ठीक है, ना आना तुम्हारी मर्जी। अगले अतवार को कैसा रहेगा? मैंने कहा, ठीक है। संजय जुमा के दिन गोश्त और कुछ फल वगैरह घर ले हैं और तुम अच्छा सा खाना पकाना। अच्छा सा खाना पकाना। अतवार के दिन सुबह ही मैंने भना गोश्त, रोस्ट और शोरबा जैसे रिवायती पकवान बनाना शुरू कर दिए। दोपहर के करीब शिखर हमारे घर आ गए। मैंने रिवायती चाय उनके लिए तैयार करके अपने बड़े बेटे के हाथ बैठक में भेजवा दी। इसे पीने के बाद भेजवा दिया। शेखर साहब शाम खाना भी भेजवा दिया। शेखर साहब शाम के करीब घर से चले गए। इसके बाद संजय अंदर आए और कहने लगे, तुम बैठक में क्यों नहीं आई? मैंने कहा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। वो कहने लगे, शेखर साहब ने बार बार पूछा कि भाभी क्यों नहीं आई, और काफी नाराज भी हो रहे थे। मैं खामोश रही। इसके बाद रोज ही संजय घर आकर शेखर साहब की तारीफ करते रहते और दिन गुजरते गए। तकरीबन 1 महीने बाद संजय ने मुझे कहा कि आज शेखर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि वो उनके लिए रिवायती खाना बनवाना चाहते हैं। मैं तुमको अगले हफ्ते उनके घर लेकर चलूंगा। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। शेखर साहब के साथ मेरा रिश्ता भाइयों जैसा हो चुका है और तुम भी उनको अजनबी ना समझा करो। खैर, में हफ्ते के दिन सुबह संजय के साथ शिखर के घर चली गई। शिखर घर में ही मौजूद थे। उन्होंने मुझे बावर्ची खाने में सामान देकर खुद दोनों गाड़ी पर बैठकर दफ्तर चले गए। दोपहर के वक्त संजय का फोन आया। उन्होंने मेरा हाल अहवाल पूछा और मुझे रिवायती पकवान अच्छी तरह से तैयार करने की हिदायत देने लगे। शाम के करीब दरवाजे पर घंटी बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला और शिखर अंदर आ गए। वो सीधे बावर्ची खाने में ही आ गए और मुझे मुखातिब करते हुए कहने लगे कि भाभी जैसा खाना अपने घर में खुलाया था वैसा ही होना चाहिए। मैं उनके पीछे देखने लगी कि संजय भी उनके साथ ही होंगे, पर वो अकेले थे। मैंने उनसे संजय के बारे में पूछा तो कहने लगे कि मैं तो किसी दफ्तरी काम के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा घर का चक्कर लगा लूं। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। संजय अभी दफ्तर में है, मुझे भी जाना है। शाम को साथ ही आ जाएंगे। वो आगे बोले, और हाँ भाभी, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अगर कोई डिश तैयार हो गई हो तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। ये कहकर शेखर ने नौकर को बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और खुद बावर्ची खाने के दरवाजे पर ही खड़े हो गए। मुझे बहुत
अजीब महसूस हो रहा था। वो मुसलसल मुझे घूर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने एक प्लेट में रोस्ट का एक टुकड़ा रखकर उनको दिया तो वो वहीं पर खड़े होकर खाने लगे। वाह भाभी, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कितना लजीज खाना है। कमाल है भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। जादू? आप जितनी खुद खूबसूरत हैं, इतने अच्छे पकवान भी तैयार करती हैं। मैं पहली बार किसी मर्द से अपनी तारीफ सुन रही थी और मुझे अजीब लग रहा था। इससे पहले संजय ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी। शिखर ने फिर मुझे मुखातिब करते हुए कहा, भाभी, आपको मेरी तरफ से दिया हुआ सूट और जेवरात कैसे लगे? मेरे ख्याल से वो आप पर बहुत फबेंगे। वैसे आप जेवरात के बगैर भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वो जेवरात आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। मैं मुसलसल खामोश थी और अपनी तारीफ सुनकर मेरे हाथ पांव सुन हो रहे थे। कोई अजनबी पहली बार इस तरह मेरे साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद शेखर चले गए और शाम को संजय के साथ घर आ गए। शेखर का नौकर हम दोनों को घर छोड़कर वापस आ गया। घर जाकर मैंने सोचा कि संजय को सब कुछ बता दूं, पर मालूम नहीं क्यों खामोश रही। अगले दिन शेखर का फोन आया और बातें करने के बाद संजय ने फोन मुझे दे दिया। दूसरी तरफ शेखर था। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने तो कल ही कह दिया था कि आपके हाथ में जादू है। मेरे दोस्त यूके से आए हुए थे। इत रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं खामोश शेखर का फोन आ जाता और संजय मुझे फोन थमा देते। मैं मजबूरी में थोड़ी बहुत बात करके फोन बंद कर देती। एक दिन खुद फोन थमा देते। एक दिन रात को संजय और मैं बैठे हुए थे। संजय ने मुझे कहा कि आरटी शेखर साहब मेरी दिल्ली में ट्रांसफर करा सकते हैं। मैं खामोश रही। उन्होंने फिर मुझे मुखातिब किया और बोला, तुम ये काम कर सकती हो। मैं कैसे कर सकती हो? मैंने कहा, मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो और वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। संजय ने ये कहते हुए अपने मोबाइल से सिमहों से शेखर करके मुझे थमा दिया और कहने लगे कि उनसे अभी सिर्फ हाल अहवाल ही पूछना। मैंने न चाहते हुए भी फोन कान को लगा लिया। तीसरी या चौथी घंटी पर शेखर ने फोन उठा लिया। मैं आरटी बोल रही हूँ। जी, क्या हाल है भाभी? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मुझे फोन कर लिया, बस ऐसे ही। क्या संजय सो रहे हैं? नहीं। अच्छा, बाहर गए होंगे तो आपने सोचा कि मुझे फोन कर लें। मैं भी काफी दिन से चाह रहा था कि कभी अकेले में बात हो, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। आपकी तारीफ करने को दिल चाहता था और संजय के सामने में करना नहीं चाहता था। मालूम नहीं क्या सोचेंगे। ये सब बातें संजय भी सुन रहा था। शिखर फिर बोला, संजय को तो आपकी कदर ही नहीं होगी जितनी आप खूबसूरत हैं। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, अगर आप बरा ना माने तो क्या पूछिए। संजय तो आपसे उम्र में बहुत बहुत बड़े लगते हैं और उनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, पर आप तो अभी तक जवान हैं। क्या संजय आपको मुतमईन कर देते हैं? क्या संजय आपको मुतमईन कर देते हैं? मैं शिखर से इस तरह की बात की तवक्को नहीं कर रही थी। मैंने फौरन फ़ोन बंद कर दिया और सवालिया नज़रों से संजय की तरफ देखने लगी, जो मुझसे नज़रें चरा रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझसे बोले, तुम दोबारा शिखर साहब को फ़ोन करो और उनके साथ ऐसी ही बातें करो जैसी वो कर रहे हैं। ये ऐसे ही काम करेगा। मुझे पहले ही पता था। नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं, तुम करो। सिर्फ फ़ोन ही तो करना है। नहीं संजय, मैं नहीं कर सकती। तुमको करना ही होगा। अब की बार संजय का लहजा सख्त और अंदाज हुक्माना था। मैंने फ़ोन दोबारा मिलाया और दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही कहा। कट गया था। मुझे मालूम था आप दोबारा करेंगी। जी, मैंने कुछ आपसे पूछा था। क्या यही कि संजय आपकी ज़रूरत पूरी करते हैं? क्या मैंने कहा जी ऐसी बात नहीं है? तो उसने कहा, मुझे मालूम है। वो बोला, तुमसे क्या मोहब्बत करता होगा आरटी। जिस दिन से तुमको देखा है दिल चाहता है तुमको जी भर के प्यार करूं।
मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। जी देखिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो कैसी बातें करूं? आप कोई और बात कर लीजिए। मेरे ज़हन में तो जो बात होगी मैं तो वही करूंगा। मेरे ज़हन में तो जो बात होगी मैं तो वही करूंगा। जी मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि संजय की ट्रांसफ़र करा दें। जी मुझे मालूम है, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं होने दे रहा। मैं तुमको खुद से दूर नहीं होने देना चाहता। जी हमें बहुत परेशानी है। आपको मालूम नहीं है। मुझे मालूम है। मैं एक शर्त पर ऐसा कर सकता हूँ। क्या शर्त? तुमको मेरे घर आना होगा। जी मैं कैसे आ सकती हूँ? अगर संजय को मालूम हो गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। नहीं मारेगा। जैसे मुझे फ़ोन कर रही हैं वैसे खुद आ जाना। इसे कैसे मालूम होगा? किसी दिन सुबह ही आ जाना। संजय ऑफिस गया होगा और उसके वापस घर आने से पहले मैं आपको वापस घर छोड़ दूंगा और आप बच्चों को कह देना कि आप बाजार गई थीं। मैं खामोश हो गई। ठीक है। सोचकर कल बता देना। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फ़ोन संजय को पकड़ाया और गुस्से भरे लहजे में उससे कहा कि देख लिया किस जहन का बंदा है, और आप कहते हैं कि ऐसा वैसा बंदा नहीं है और मेरा उसके साथ भाइयों जैसा रिश्ता है। संजय कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, तुम कल सुबह ही उसके घर चली जाना। क्या कहा? आप पागल तो नहीं हो गए? मैंने कभी भी उससे पहले संजय के साथ उस तरह बात नहीं की थी, मगर आज उनकी बात सुनकर ना जाने कैसे मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल आए। कुछ भी नहीं होगा। एक बार मेरी ट्रांसफ़र हो जाए, मुझसे ये सब नहीं होगा। प्लीज़ आंटी, तुमको ये काम करना ही होगा। मेरे लिए, बच्चों के लिए। तुमको मालूम है यहाँ गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मैं खामोश हो गई और सोचने लगी कि संजय को क्या हो गया है और वो मुझे किस काम के लिए कह रहे हैं। कुछ मिनट बाद संजय कहने लगे कि मैं शिखर को फ़ोन मिला रहा हूँ। तुम इससे कहो कि मैं कल सुबह आपके घर आना चाहती हूँ। मैंने न कहा, लेकिन संजय ने ये कहते हुए फ़ोन मिलाकर मेरे हाथ में थौमा दिया कि कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया गया। जी आरटी शिखर साहब, मैं कल सुबह आपके घर आना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं आपको सुबह इस वक्त आपके घर से ही ले लूँगा जब संजय दफ्तर के लिए निकल जाएंगे और आपके बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। ये कहते ही शेखर ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फ़ोन संजय को दिया और उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी, लेकिन वो भी शर्मंदा से थे। उन्होंने नज़रें चराते हुए कहा, आरटी, मेरी खातिर एक बार, सिर्फ एक बार। मुझे मालूम है कि ये काम ठीक नहीं है। अगर किसी को इसकी भंक भी पड़ गई तो हम जी नहीं सकेंगे, पर सिर्फ एक बार। मैं खामोश रही और लेट गई। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं जाने रात कुन सोचों में डूबी रही। सुबह हटी तो साथ ही संजय भी उठ गए। एक बार फिर कहने लगे, प्लीज़ आरटी, एक बार किसी तरह ट्रांसफ़र दिल्ली होनी चाहिए। उसके लिए तुम कुर्बानी दो। मैं खामोश रही और बात पर पानी फेरकर चाय बनाने बावर्ची खाने में चली गई। वापस आई तो संजय घर से जा चुके थे। मैंने बच्चों को नाश्ता दिया और उनको स्कूल भेजकर कपड़े पहनने लगी। ठीक वक्त पर वो मुझे लेने आ गया और मुझे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। मैं सोफे पर बैठ गई तो वो मेरे सामने बैठ गया और लगा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे मुकाबले में संजय कुछ भी नहीं है। ये तो बंदर को लड्डू मिलने वाली बात है। मैं मुसलसल खामोश थी और मेरी खामोशी पर वो सामने से उठकर मेरे करीब आ बैठा और उसने मेरे गले में हाथ डाल दिया। इस लम्स ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं फौरन उठकर एक तरफ हो गई और आंखें फाड़कर उसे देखा। ये क्या बदतमीजी है शिखर साहब? मेरी आवाज़ में वो गुस्सा था जो बरसों से अंदर दबा हुआ था। वो हंसकर बोला, क्या बदतमीजी? मोहब्बत करना बदतमीजी है? मोहब्बत? मैंने कहा, आप उसे मोहब्बत कहते हैं। ये तो होश है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ।
3 बच्चों की माँ हूँ। आपकी ये हिम्मत कैसे हुई? शेखर का चेहरा सर्ख हो गया। इसने गुस्से से कहा, ये सब संजय ने ही तो करवाया है। वो चाहता है कि इसकी ट्रांसफर हो जाए। इसने तुम्हें मेरे पास कुर्बानी के लिए भेजा है। ये सुनकर मेरा सर चकराने लगा। क्या मेरा शौहर इतना गर सकता है? मैंने वहीं से सीधे संजय को फोन लगाया। संजय, मैं जानती हूं कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी खुद गर्जी की कोई हद नहीं है। मैं आज ही वापस आ रही हूं। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। शेखर मुझे रोकने लगा। आरती, मेरी बात सुनो। पर मैं वहां से भागकर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। रास्ते भर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अब घर पहुंची तो बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैंने अपना छोटा सा सामान पैक किया और बच्चों का इंतजार करने लगी। जब बच्चे स्कूल से वापस आए, पकड़ा और स्टेशन की तरफ चल पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं संजय के साथ भी नहीं रही, क्योंकि वो मेरे बच्चों का बाप था, लेकिन मेरा शौहर नहीं था। मैंने अपने दिल में एक फैसला कर लिया था कि मैं अब अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करूंगी और अपने पांव पर खड़ी होकर जिंदगी गुजारूंगी। मुंबई में रहते हुए मैंने सलाई कुढ़ाई का काम सीखा था। मैंने दिल्ली में अपने घर के करीब ही ओचसी ही एक छोटी सी दुकान खोली और अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने न सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, बल्कि मैंने कई दूसरी औरतों को भी अपने काम से जोड़कर उनको खुद मुख्तार बनाया। संजय ने कई बार मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, पर मैंने हर बार इनकार कर दिया। मैंने उसे माफ नहीं किया, ना इसकी बेईमानी को और ना ही उसके दिए हुए धोखे को। मेरी जिंदगी का नूर अब मेरे शौहर में नहीं, बल्कि मेरे अपने इरादे और मेरी हिम्मत में था। मैं अब सिर्फ आरटी नहीं थी, बल्कि एक नई खुददार और अपने बच्चों की माँ थी, जो अपने दम पर जी रही थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।